ब्रूस ली सुबह के वक्त एक्सरसाइज कर रहा था कि उसने वार्म अप किए बगैर वजनी बारबेल उठाया तो कमर का मोहरा दब गया, जिसकी वजह से वो किसी भी जिस्मानी मुशक्कत से माजूर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब तुम कभी मार्शल आर्ट्स की परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, लेकिन ब्रूस ली ने डॉक्टर्स की पेशन गोई एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। उसने कुछ दिन आराम किया और फिर हर एहतियात बलाए ताक रखते हुए भरपूर एक्सरसाइज शुरू कर दी, जैसे वो पहले किया करता था। लेकिन कमर की तकलीफ के साथ ये मुशक्कत आसान नहीं थी, इसलिए ये चंद माह ब्रूस ली पर बहुत सख्त गुजरे। लेकिन ब्रूस ली पर भी जुनून सवार था, उसने भी जिस्मानी मुशक्कत की इंतहा कर दी। कहते हैं कि ब्रूस ली इंसानी जिस्म की इंतहा ही देखना चाहता था और फिर हैरान कुन तौर पर वो चंद ही हफ्तों में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। बल्कि मार्शल आर्ट्स के माहिरीन तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ब्रूस ली की कारकर्दगी उसकी बीमारी के बाद पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। कारकर्दगी तो बेहतर हो गई, लेकिन हॉलीवुड में उसे अच्छा काम नहीं मिल रहा था। वो महज फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर ही जगह बना पा रहा था, मगर ऐसे में ब्रूस ली के एक फैसले ने उसे सुपरहिट हीरो बना दिया। ब्रूस ली वहीं से सुपरस्टार बना जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर वो दिन भी आया जब उसने अपने एक साथी फनकार को राह चलते कहा कि शायद ब्रूस ली अब ना रहे। उसने ऐसा क्यों कहा? उसकी मौत एक पुरअसरार और मुतनाज़ कहानी थी जिस पर आज भी सवालात के पर्दे पड़े हुए हैं। वो जिंदगी में सिर्फ एक लड़ाई हारा था जब बचपन में उसे चंद बच्चों ने मारा था। उसके बाद वो सारी जिंदगी नहीं हारा। उसे जब भी किसी ने ललकारा वो 1 इंच के पंच से उसे झाड़ता रहा। लेकिन एक दिन उसने अपने एक साथी फनकार जॉन सैक्सन से कहा कि शायद ब्रूस ली अब ना रहे। जब वो अपने ख्वाब यानी हॉलीवुड का सुपरस्टार मार्शल आर्ट्स हीरो बनने वाला था तो उसने ऐसा क्यों कहा? मैं हूं यूसुफ हसाम और वो कौन था कि बायो सीरीज में मैं आपको मार्शल आर्ट्स के इसी शानदार हीरो की दास्तान का आखिरी हिस्सा दिखाने जा रहा हूं। ब्रूस ली को एक दिन हॉलीवुड स्टूडियो से एक टीवी सीरीज के लिए कॉल आई। प्रोड्यूसर वॉर्न ब्रोस को एक सीरीज में एक चाइनीज किरदार चाहिए था। ब्रूस ली मान गया, लेकिन कुछ ही देर बाद स्टूडियो ने उसे बतौर हीरो लेने से इनकार कर दिया। एक बार फिर वही मसला कि अमरीकी अवाम गैर अमरीकी को बतौर हीरो कबूल नहीं करेंगे, खुसूसन एशियन हीरो को। हुआ ये कि एक अमरीकी अदाकार को मेकअप करके चाइनीज टच दिया गया और ये सीरीज बनाई गई। अब ब्रूस ली ने अपनी इस कमजोरी ही को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। वो अमेरिका छोड़कर वापस हांगकांग आ गया और चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। यानी अब चाइनीज स्टार चाइनीज ऑडियंस के लिए ही काम करेगा। जो अमेरिका में उसकी कमजोरी थी वही अब हांगकांग में ब्रूस ली की ताकत थी। एक चाइनीज मार्शल आर्ट्स हीरो फॉर चाइनीज। ब्रूस ली वैसे भी हांगकांग के लोगों के लिए अब अजनबी नहीं रहा था। अमेरिकी टीवी सीरीज ग्रीन हॉर्नेट हांगकांग में कैटो शो के नाम से चलाई जा चुकी थी। हांगकांग के लोगों ने उसे अपनायत और मोहब्बत से देखा और बेहद पसंद भी किया। हांगकांग में ब्रूस ली को लोग कैटो के नाम से घर घर जान गए थे, इसलिए जल्द ही उसे गोल्डन हार्वेस्ट के रहमत शाह की तरफ से एक अच्छी ऑफर भी मौसूल हुई। उन्होंने ब्रूस ली से 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिनमें से एक बिग बॉस थी, जिसे बैंकॉक के एक बर्फखाने में शूट किया जाना था। यह फिल्म उस दौर की आलमी तहरीक यानी सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ बनने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसमें एक ऐसे फैक्ट्री मालिक को दिखाया जाता है जो अपने मजदूरों पर जुल्म करता है और उन्हें बुनियादी हकूक नहीं देता। ऐसे में ब्रूस ली उन मजदूरों की आवाज़ बनकर उन्हें हकूक दिलवाने की जदोजहद करता है। फिल्म शूट हुई, सिनेमा घरों में लगी। ब्रूस ली भी अपनी फैमिली के साथ सिनेमा गया। फिल्म ख़त्म हुई तो सिनेमा में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। चंद सेकंड बाद लोग तालियां पीटते हुए खड़े हो गए। ब्रूस ली की आंखें खुशी के आंसू से भर गई। उस फिल्म ने ब्रूस ली को हांगकांग का वैसा ही सुपरस्टार बना दिया जैसे कभी माइकल जैक्सन अमेरिका में हुआ करता था। ब्रूस ली घर से बाहर निकलता तो हजारों लोग जमा हो जाते। वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता तो लोगों की एक भीड़ रेस्टोरेंट के बाहर जमा हो जाती।
ब्रूस ली और उसकी फैमिली के लिए घर से निकलना दो भर हो चुका था, लेकिन अभी उसकी शोहरत को 4 चांद और भी लगने थे। 1972 में ब्रूस ली की दूसरी फिल्म आई फिस्ट ऑफ फ्यूरी, जिसे चाइनीज कनेक्शन भी कहा जाता है। फिस्ट ऑफ फ्यूरी में ब्रूस ली ने पहली बार ननचाकू का इस्तेमाल किया, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रूस ली को इंजरी हो गई। दिन में वो शूटिंग करवाता और रात में जिस्म पर टकोर। उसने अपनी इंजरी को परफॉर्मेंस पर असरअंदाज नहीं होने दिया। इस फिल्म का बजट पहले से भी दुगना था और इस फिल्म ने फायदे भी दुगने ही दिए। ब्रूस ली की पहली फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ब्रूस ली की शोहरत चारों तरफ फैल चुकी थी और उसने मुआवजे पर फिल्में करना बंद कर दी थी। अब वो पार्टनरशिप करता था क्योंकि फिल्म्स उसके नाम पर बिकने लगी थी। अब वो अपनी फिल्मों में अदाकार ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी होता था। बतौर अदाकार प्रोड्यूसर उसकी नई फिल्म थी वे ऑफ द ड्रैगन, जिसे बाज लोग रिटर्न ऑफ ड्रैगन भी कहते हैं। वो इस फिल्म का प्रोड्यूसर ही नहीं था बल्कि उसने उसे लिखा भी था और डायरेक्ट भी किया था। ये चाइनीज फिल्म थी। इस फिल्म में ब्रूस ली और चक नॉरिस की लड़ाई एक क्लासिक का दर्जा रखती है। ये एक सुपर हिट फिल्म थी। इसके बाद इसकी फिल्म गेम ऑफ डेथ की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उसी दौरान उसकी शोहरत वहां पहुंच चुकी थी जहां का उसने कभी ख्वाब देखा था। इसीलिए कहते हैं कि ख्वाब ज़रूर देखें, क्योंकि ख्वाबों के साथ मसला ये है कि ये पूरे हो जाते हैं। तो ब्रूस ली को हॉलीवुड के लेजेंडरी स्टूडियो वार्नर ब्रोस से भी फिल्म की ऑफर हुई। ये फिल्म हांगकांग के गोल्डन हार्वेस्ट और वार्नर ब्रोस ने मिलकर बनानी थी। ये फिल्म थी मशहूर ज़माना फिल्म एंटर द ड्रैगन। ये ब्रूस ली की वाहिद और पहली हॉलीवुड फिल्म थी जिसके लिए उसने सारी जिंदगी ख्वाब देखे थे। इस फिल्म में जिनको कास्ट किया गया वो गैंगस्टर थे, तो उनमें से अक्सर मार्शल आर्ट्स के रिवाज के मुताबिक शूटिंग के दौरान ही कैमरे के सामने ब्रूस ली को लड़ाई का चैलेंज दे देते थे कि तुम बड़े मार्शल आर्ट्स के माहिर बने फिरते हो, जरा हमें हरा कर दिखाओ तो हम माने। ब्रूस ली भी डरने वाला नहीं था। उसने कई लोगों से मुकाबला किया और उन्हें पछाड़ता रहा। इसी तरह चलता रहता तो फिल्म नहीं बन सकती थी। इस फिल्म की तैयारी के दौरान अमेरिकी और चाइनीज टीमों के दरमियान अनबन शुरू हो गई। कुछ ज़बान के मसले थे और कुछ एक दूसरे के कल्चर को ना समझने के मसाइल भी आड़े आ रहे थे। एक वक्त में वार्नर ब्रोस की अमेरिकी टीम इतनी मायूस हुई कि उसने फिल्म दरमियान में छोड़कर अमेरिका वापस जाने का फैसला कर लिया। लेकिन ऐसे में ब्रूस ली की बीवी लिंडा ने बहुत अहम किरदार अदा किया। वो चूंकि अमेरिकी और चाइनीज दोनों कल्चर्स को समझती थी, इसलिए उसने दोनों टीमों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया और फिल्म को मुकम्मल करवा दिया। ये फिल्म ब्रूस ली का ख्वाब थी। ब्रूस ली ने कई बरस तक प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाए थे और ये पहली बार था कि किसी हॉलीवुड की फिल्म में एक एशियन हीरो मरकजी किरदार अदा कर रहा था। कहा जाता है कि ब्रूस ली शुरू में कुछ नर्वस भी था। इस फिल्म का एक सीन जो कई हजार आइनों में फिल्माया जाने था, उससे ब्रूस ली को टेक्निकल इख्तलाफ भी था, लेकिन प्रोड्यूसर इन सीन्स को यूं ही फिल्माना चाहता था। इख्तलाफ के बावजूद ब्रूस ली ने यह सीन बहुत अच्छे से फिल्माया और ऐसा काम किया कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। 1973 में इंटर द ड्रैगन की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी और ब्रूस ली हांगकांग में ही इस प्रोडक्शन पर काम करवा रहा था कि उसे अपने सर में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। 10 मई 1973 को उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसका मर्ज भांप लिया और उसकी ट्रीटमेंट की, जिससे वो तंदुरुस्त हो गया। लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। इस बीमारी को सेरिब्रल एडिमा कहते हैं, जिसमें दिमाग का साइज कुछ बड़ा हो जाता है। ब्रूस ली ठीक तो हो गया, लेकिन साथ ही बहुत परेशान भी था कि आखिर मुझे ये हुआ क्या है। बेहतरीन डॉक्टर से मशवरे के लिए वो लॉस एंजलिस अमेरिका चला आया, जहां उसके मुख्तलिफ टेस्ट हुए। वो लॉस एंजलिस ही में फिर रहा था कि उसे इंटर द ड्रैगन में काम करने वाला साथी अदाकार जॉन सैक्सन मिला। जॉन सैक्सन ब्रूस ली को अमेरिका में देखकर बहुत हैरान हुआ और पूछा, ब्रूस ली तुम और यहाँ? ब्रूस ली ने अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा अब शायद ब्रूस ली ना रहे।
یہ بروس لی کی طرف سے زندگی میں پہلی بار مایوسی کا اظہار تھا، لیکن کچھ دن بعد جب اس کی رپورٹس آئیں تو ان کے مطابق بروس لی کا جسم ایک 18 سالہ نوجوان کی طرح سپر فٹ تھا۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گیا اور واپس جا کر اپنی نامکمل چائنیز فلم گیم آف ڈیتھ پر بھی کام شروع کر دیا۔ 20 جولائی 1973 کے دن وہ ساتھی اداکارہ بیٹی کے گھر میں تھا جب اسے ایک بار پھر سر میں تکلیف ہوئی۔ بیٹی نے اسے اپنے استعمال کی ایک عام سر درد کی گولی دے دی اور بروس لی ساتھ والے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ چند گھنٹے تک جب وہ باہر نہیں آیا تو اداکارہ اسے جگانے کے لیے کمرے میں گئی۔ وہ جگا رہی تھی لیکن بروس لی اٹھ نہیں رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں پروڈیوسر ریمنڈ چا کو بلایا۔ ریمنڈ نے اسے ڈاکٹر کو درجنوں فون کیا جس نے 2 ماہ پہلے بروس لی کو چیک کیا تھا، لیکن اس ڈاکٹر کا فون مسلسل بیزی تھا۔ آخر ریمنڈ جب بھاگم بھاگ بیٹی کے گھر پہنچا، اس نے بروس لی کو بے سدھ پڑے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے ایمبولینس بلائی، اسے جلدی جلدی ہسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور رپورٹ دی کہ بروس لی تو کب کا مر چکا ہے۔ بروس لی اپنے خواب ہالی ووڈ میں اپنی پہلی اور واحد فلم پردہ سکرین پر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ ہالی ووڈ کا یہ سپر ہیرو اچانک مر گیا تھا اور خبر جنگل میں آگ کی طرح دنیا بھر میں پھیل رہی تھی۔ ہانگ کانگ میں اس کے چاہنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا اچانک کیسے ہو گیا۔ ہر بڑے آدمی کی طرح اس کی موت پر بھی درجنوں کہانیاں بنائی گئیں۔ کچھ نے کہا اسے چائنیز آرٹ غیر ملکیوں کو سکھانے پر دیوتاؤں نے سزا دی ہے، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ یہ چائنیز مافیا کی کاستانی ہے۔ لیکن اس کی بیوی نے بروس لی کا پوسٹ مارٹم کروایا۔ اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق بروس لی کی موت اسی نایاب بیماری سیریبل ایڈیما ہی کی وجہ سے تھی، جو ایک الرجک ری ایکشن تھا جو سر درد کی اس گولی سے ہوا تھا جو ساتھی اداکارہ بیٹی نے بروس لی کو دی تھی۔ پولیس تفتیش کے دوران کسی سازش کا بھی انکشاف نہیں ہوا۔ انٹر دی ڈریگن جو $8.5 لاکھ میں بنی تھی، اس نے $9 کروڑ کما لیے تھے۔ بروس لی صرف 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور وہ ہالی ووڈ کا یہ لیجنڈ اداکار اب موت کی میٹھی نیند سو رہا ہے، لیکن اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں اب بھی زندہ ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں یا سچی داستانیں سننا آپ کو پسند ہے تو آپ میرے YouTube چینل یوسف حسام آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ میں بہت محنت سے آپ کے لیے ایسی سلسلے وار سیریز بنا رہا ہوں جو آپ کو تاریخ اور تاریخی شخصیات سے متعارف کرتی رہیں گی۔